टू इग्नोर स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के बारे में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है इको 08 का यूनिट 6 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का पॉइंट नंबर है 6.8 इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है मेमोरेंडम और आर्टिकल का कंपनी और उसके मेंबर्स पे। सेक्शन 36 प्रोवाइड दैट द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर वेल रजिस्टर्ड बाइंड द कंपनी एंड द मेंबर्स देयर ऑफ टू द सेम एक्सटेंट एज इफ दे रिस्पेक्टिवली हैव बीन signed by the company and by each member and contain covenants on its and his part to observe all the provisions of the memorandum of the article। तो जो सेक्शन 36 होता है जो मेमोरेंडम और आर्टिकल का, वो ये बताता है कि जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाता है तो जो कंपनी और उसके मेंबर्स होते हैं वो लोगों को ये बाइंड करता है एक सेम एक्सटेंट के साथ, जहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो कंपनी के साथ साइन अप हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में जितने भी प्रोविज़न जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं उनको वो ऑब्जर्व करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है मेमोरेंडम में, जो भी चीज़ लिखा होता है जिसके अकॉर्डिंग कंपनी को काम करना होता है, जैसा काम करना होता है, उसके बारे में उन लोगों को जानकारी प्राप्त करते हैं ताकि वो उसी के अकॉर्डिंग अपना काम कर सके। और साथ ही साथ ये कंपनी और उसके मेंबर्स को बाइंड करके रखता है। Thus the memorandum and article constitute a binding contract between the company and each of its member। तो जो मेमोरेंडम और आर्टिकल होता है वो क्या करता है, एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है कंपनी और उसके मेंबर के बीच में। द लीगल इफेक्ट्स कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। तो इसका लीगल इफेक्ट जो है वो इस फॉलोइंग हेडिंग्स यहाँ पे दिया हुआ है उसके अंडर में बात करते हैं। सबसे पहला है मेंबर्स बाउंड टू कंपनी। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ईच मेंबर इज बाउंड by whatever is contained in them as if both these documents are signed by him। तो जो मेमोरेंडम और आर्टिकल होता है वो कंस्टिट्यूट करता है कॉन्ट्रैक्ट में जो बाइंड करता है मेंबर को अपने कंपनी के साथ। और जितने भी मेंबर होते हैं जो बाउंड होते हैं अपने कंपनी के साथ, उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स वो साइन ज़रूर करते हैं। बिना साइन किए पता नहीं चलने वाला है ना कि कौन मेंबर है नहीं है। तो जब भी कोई मेंबर आता है तो उसको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ज़रूर साइन करना पड़ता है। कंपनी को भी साइन करना पड़ता है, साथ ही साथ मेंबर को भी साइन करना पड़ता है। मीन्स जो भी कंपनी का जो मेन होता है वो साइन करता है और उसके अलावा जो मेंबर जो आता है, जो नया मेंबर होता है वो साइन करता है ताकि उससे पता चल सके कि जो मेंबर है वो कंपनी का है और कंपनी के साथ उसको बाइंड अप किया जाता है एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे। इन बोरलैंड्स ट्रस्टी वर्सेस स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी एस्टेड case, the article of company provided that the shares of any member who became bankrupt would be sold to other person at a price fixed by the directors। तो ये केस स्टडी है जहाँ पे जो आर्टिकल होता है कंपनी का उसमें ये दिया हुआ है कि जो शेयर होता है कोई भी मेंबर का, अगर मान लो वो बैंकरप्ट हो जाता है तो उसको कोई दूसरा पर्सन को दे दिया जाएगा, जो भी डायरेक्टर्स उसका प्राइस फिक्स करेंगे उस प्राइस पे। A shareholder became bankrupt and his trustee is bankruptcy claimed that he was not bound by the article and could therefore sell those shares at their true value। तो जो शेयर होल्डर जब बैंकरप्ट हो जाता है, उसका ट्रस्टी बैंकरप्ट हो जाते हैं तो वो क्लेम करते हैं जिसमें कि वो बॉन्ड नहीं होते किसी भी तरह का आर्टिकल्स के, और जो उसका शेयर्स होता है वो एक ट्रू वैल्यू पे उसको वो बेच देते हैं। बट इट वॉज हेल्ड दैट द ट्रस्टी इज बैंकरप्ट वॉज बाउंड बाय द आर्टिकल एज इट कंस्टिट्यूटेड अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मेंबर्स एंड द कंपनी। तो ये ऐसा अगर होता है कि जो ट्रस्टी है अगर वो बैंकरप्ट हो जाता है, जो भी आर्टिकल से वो बाउंड किया हुआ है, तो उस केस में जो बाउंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है मेंबर्स ऑफ कंपनी का, उसको कंस्टिट्यूट किया जाता है। सिमिलरली इन ब्रैडफोर्ड बैंकिंग कंपनी वर्सेस ब्रिक्स केस वेयर द आर्टिकल्स प्रोवाइडेड द कंपनी शैल हैव अ फर्स्ट चार्ज ऑन द शेयर्स फॉर द डेब्ट ड्यू टू इट बाय मेंबर। तो क्या होता है कि यहाँ पे जब आर्टिकल जो प्रोवाइड करता है कंपनी, उसमें अगर पहला चार्ज होता है शेयर्स पे और उसका डेप्थ होता है, तो क्या होता है कि उसमें जो मेंबर्स होता है, मेंबर्स के कारण अगर मान लो कि कोई शेयर्स है वो नहीं बेच पा रहा है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको चार्ज देना पड़ता है। वन ऑफ द मेंबर ओइंग मनी टू द कंपनी बोरोड मनी फ्रॉम द बैंक ऑन द सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स। तो जो मेंबर कंपनी का ओन करता है शेयर को, वो क्या करता है, मनी को बोरो करता है बैंक से, उसके बदले क्या करता है, शेयर्स को अपना रखता है सिक्योरिटी के तौर पे। The bank gave notice of deposit of shares to the company. It was held that the company has priority over the shares। तो जो बैंक है वो नोटिस करता है कि जो शेयर वो डिपॉजिट किया है कंपनी का उसके बारे में, और साथ ही साथ वो ये भी ध्यान में रखता है कि जो कंपनी है उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है शेयर्स पे। From the above, it is clear that company can sue its member for the enforcement of articles and can restrain its member थ्रू कोर्ट फ्रॉम वायोलेटिंग एनी प्रोविजंस कंटेंट देयरइन।
तो ये बोला जाता है, इससे क्लियर हो गया कि जो कंपनी है वो अपने मेंबर्स को सू कर सकता है अगर वो आर्टिकल को इन्फोर्स करता है। साथ ही साथ अगर कोई मेंबर रिस्ट्रेन करता है कोर्ट के थ्रू या वायलेट करता है कोई भी प्रोविजंस को जो मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो उसको वो सू कर सकता है। इसके अलावा कंपनी बाउंड टू द मेंबर्स, तो इसमें है कि सिंस द आर्टिकल एंड मेमोरेंडम कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग द कंपनी एंड इट्स मेंबर, द कंपनी इज in its turn is also bound to the member by whatever is contained in them। तो जो आर्टिकल और मेमोरेंडम वो कंस्टिट्यूट करता है जहाँ पे कंपनी अपने मेंबर के साथ बाइंड अप हुआ है, तो उस केस में क्या होता है कि वो जो मेंबर होता है वो भी बाउंड होते हैं जो भी उसमें लिखा हुआ होता है उसमें। फॉर एग्जांपल इट मस्ट कन्फाइन इट्स एक्टिविटी टू द ऑब्जेक्ट क्लॉज इन द मेमोरेंडम, तो जो ये कन्फाइन करना पड़ता है उसका जो भी एक्टिविटीज़ होता है जो मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में दिया हुआ है उसको। If it possesses to enter into any ultra vires contract, any member of the company can go to the court and obtain an order of injunction restraining the company from doing so। तो क्या होता है कि अगर कोई पर्पज़ के लिए अगर वो अल्ट्रा वायरस एंटर कर देता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो जो भी मेंबर होता है कंपनी का वो कोर्ट जा सकता है और एक ऑर्डर ऑब्टेन कर सकता है जिससे कि कंपनी को रिस्ट्रेन कर सकता है वैसा करने के लिए। सिमिलरली द कंपनी इज़ बाउंड टू इंडिविजुअल मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑर्डिनरी राइट एज मेंबर, तो साथ ही साथ जो कंपनी होता है वो भी बाउंड कर सकता है कोई इंडिविजुअल मेंबर को जो भी ऑर्डिनरी राइट्स होता है उसके मेंबर उसके रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट टू रिसीव अ शेयर सर्टिफिकेट, द डिविडेंड warrant notice for the meeting etc. to vote at the meeting, they elect directors etc. according to the rules and regulations given in the articles। तो जो ये क्या करता है एक्सरसाइज करता है अपने राइट्स को, साथ ही साथ रिसीव करता है शेयर सर्टिफिकेट और डिविडेंड वारंट और नोटिस भी मीटिंग, उसके अलावा बहुत चीज़ वो रिसीव करता है और साथ ही साथ वो वोट करता है मीटिंग में ताकि वो डायरेक्टर्स को इलेक्ट कर सके और भी जो भी इलेक्शंस होता है कुछ भी होता है मीटिंग में उसका वो पार्ट बन सके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो भी आर्टिकल्स में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा मेंबर बॉन्ड टू मेंबर, the memorandum and article do not constitute express contract between the members of the company, yet each member is bound to this contract on the basis of an implied contract to the other members। तो जो मेमोरेंडम और आर्टिकल होता है वो कंस्टिट्यूट नहीं करता है दो मेंबर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट को, फिर भी क्या होता है कि जो मेंबर होते हैं वो उस डॉक्यूमेंट के तहत वो इम्प्लाइड हो जाते, वो बाउंड हो जाते, जो भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है उसके थ्रू वो बाउंड हो जाते, जो एक दूसरे का मतलब जो भी जितने भी मेंबर्स होते हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जो डॉक्यूमेंट साइन करते हैं उसके थ्रू क्या हो जाता है वो बाउंड हो जाते हैं। द आर्टिकल रेगुलेट देयर राइट्स इंटर्स एज बिटवीन मेंबर्स इंटर्स, ईच मेंबर इज़ बाउंड बाय द आर्टिकल एंड मेमोरेंडम टू अदर मेंबर। तो क्या होता है कि जो आर्टिकल है उसका राइट्स एंड रेगुलेशंस उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो उसके थ्रू क्या होता है जो आर्टिकल और मेमोरेंडम होता है उसके थ्रू ही जो दो मेंबर्स होते हैं जितने भी मेंबर्स होते हैं कंपनी के वो एक दूसरे के साथ बाउंड हो जाते हैं। हाउएवर द राइट कैन बी एक्सरसाइज टू द कंपनी ओनली एक्सेप्ट इन सम एक्सेप्शनल केस, तो जो भी राइट्स होता है जो एक्सरसाइज करता है कंपनी के द्वारा वो एक्सेप्ट करता है लेकिन वो भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही, सारे केसेस में ये नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ मेंबर हैज़ committed a breach of the article, say he has not paid his calls on his shares, another member has no right to sue them। तो फॉर एग्जांपल ये ले लीजिए कि अगर कोई मेंबर जो है वो ब्रीच किया आर्टिकल को, कमिट ब्रीच मीन्स कोई गलती किया है आर्टिकल को रूल्स को फॉलो नहीं किया है, तो क्या होगा कि उसको कोई कॉल पे करने का ज़रूरत नहीं है अपने शेयर्स पे और ना ही कोई दूसरे मेंबर को ये राइट है कि वो उसको सू कर सके। इट इज़ ओनली द कंपनी विच कैन सू अ डिफ़ॉल्टिंग मेंबर, वो सिर्फ कंपनी ही है जो कि उसको उस मेंबर को सू कर सकता है। हाउएवर इफ अ मेंबर होल्ड अ मेजोरिटी ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी एंड डू नॉट अलाउ एक्शन टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द कंपनी, द कंप्लेनिंग मेंबर are entitled to maintain a suit in their own name against such a member provided the act complained are a fraud on a minority or are ultra vires the company। तो बोला जा रहा है कि जो मेंबर जो होल्ड करता है मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स में जो ज़्यादा शेयर होल्ड करता है कंपनी का, वो लोगों के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता और साथ ही साथ कंपनी के नेम पे भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जो कंपनी का जो मतलब जो मेंबर्स होता है जो कंप्लेन करता है उसको क्या करता है वो एक सूट को मेंटेन करता है अपने मीन्स उनके नाम पे उस मेंबर के अगेंस्ट में जो मेंबर जो फ्रॉड किया है उस जो कंप्लेन जिसके अगेंस्ट हुआ है उसके अगेंस्ट में वो फाइल करता है सूट करता है जो अल्ट्रा वायरस करता है कंपनी को
मीन्स अगर माइनॉरिटी में भी फ्रॉड हुआ है या कुछ भी फ्रॉड किया है तो उस अगेंस्ट में होता है, लेकिन कोई दूसरा मेंबर उसको सू नहीं कर सकता, कोई दूसरा मेंबर उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकता, वो सिर्फ कंपनी ही है जो उसके अगेंस्ट सू कर सकता है। इसके अलावा है द कंपनी इज not bound to outsiders. The article of association do not constitute any contract between the company and the outsider. Therefore, outsider cannot sue the company. तो जो कंपनी है और जो आउटसाइडर्स है उसके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो जो आउटसाइडर होते हैं वो कंपनी को सू नहीं कर सकते हैं। एन आउटसाइडर इज नॉट इंटाइटल्ड टू इन्फोर्स द आर्टिकल अगेंस्ट द कंपनी फॉर एनी ब्रीच ऑफ अ राइट दैट इज कन्फर्ड ऑन हिम बाय द आर्टिकल। तो जो आउटसाइडर्स होते हैं वो इंटाइटल नहीं होते हैं राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए कंपनी के अगेंस्ट में, क्योंकि ऐसा कुछ आर्टिकल में दिया हुआ नहीं है, क्योंकि कंपनी और आउटसाइडर्स का कोई भी बाइंड नहीं किया गया, उसके रिलेशन में कुछ भी नहीं दिया हुआ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, ना ही वो शू कर सकता है ना ही कोई एक्शन ले सकता है कंपनी के अगेंस्ट में। इवन इफ द नेम ऑफ द आउटसाइडर इज मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ आर्टिकल फॉर एनी प्रपोज बिजनेस द कंपनी इज नॉट बाउंड बाय इट। अगर मान लो कि आउटसाइडर का नेम दिया हुआ आर्टिकल में फिर भी कंपनी इसके लिए बाउंड नहीं है, कोई भी पर्पज़ के लिए अगर दिया हुआ है बिजनेस के लिए तब भी कंपनी उसके लिए बाउंड नहीं है। द फॉलोइंग केस ऑफ एली वर्सेस पॉजिटिव गवर्नमेंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इलस्ट्रेट दिस पॉइंट। द आर्टिकल ऑफ द कंपनी कंटेंट अ प्रोविजन दैट एली वुड बी द सॉलिसिटर ऑफ द कंपनी फॉर लाइफ एंड वुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट for misconduct. Ali acted as solicitor to the company and also become the member of the company. तो एक आर्टिकल है कंपनी का जिसमें लिखा हुआ है कि जो एली है वो सॉलिसिटर कंपनी का सॉलिसिटर होगी हमेशा लाइफ टाइम के लिए, और उसको तब तक ऑफिस से नहीं निकाला जा सकता जब तक वो कुछ मिसकंडक्ट ना कर दे, कोई गलत काम ना कर दे या कुछ रूल्स को ना तोड़े। तो एली जो है वो सॉलिसिटर की तरह काम कर रही थी कंपनी में और साथ ही साथ वो मेंबर भी बन के कंपनी की। द कंपनी हाउएवर टर्मिनेटेड हिज सर्विसेज। तो जो कंपनी है लेकिन उसका क्या किया, सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया, कैंसिल कर दिया। देयर अपॉन ही सूड द कंपनी फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर क्या किया, वो शू कर दिया कंपनी को कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर डैमेज करा, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट जो दिया वो उसको डैमेज करा, उसको फॉलो नहीं कर रहा। हेल्ड द आर्टिकल कैन नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइडर। इट वुड बी नोटेड दैट here that he was trying to exercise his right as an employee and not as a member। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आर्टिकल में ये दिया हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं जब कंपनी आउटसाइडर के बीच में, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एक एक्सरसाइज कर रही थी अपना राइट को एक एम्प्लॉय की तरह, ना कि कोई एक मेंबर की तरह। A person can be a member of the company and at the same time may be a creditor or employee of the company। जो पर्सन है, एक व्यक्ति जो है वो कंपनी का मेंबर हो सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ वो एक ही टाइम पे वो क्रेडिटर भी हो सकता है कंपनी का, साथ ही साथ एम्प्लॉय भी हो सकता है। इन द अबव केस ही वाज ट्राइंग टू एक्सरसाइज हिज राइट एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। देयर वाज नो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड एली अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर वॉज कंटेंट इन द आर्टिकल। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो अब ये जो केस दिया हुआ है एली का, उसमें वो एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रही थी। यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया हुआ था कंपनी और एली के बीच में कोई भी आर्टिकल में, सिर्फ यहाँ पे इतना लिखा हुआ था कि एली जो है वो कंपनी में लाइफ टाइम सॉलिसिटर की तरह काम करेगी, तो वो एक तरह से एम्प्लॉय हो गया। तो देयरफॉर हिज सूट वाज डिसमिस्ड। तो इस तरह से क्या हुआ, जो उसका सूट था वो डिसमिस हो गया, उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं लिया गया, वो अपना काम करती है। तो ऐसे में क्या हो गया कि कंपनी का अगर वो कोई भी आउटसाइडर के साथ अगर कोई बॉन्ड नहीं दिया हुआ आर्टिकल में, अच्छी तरह से नहीं दिया हुआ है, तो उसका कोई हक नहीं बनता सू करने का या कोई भी तरह का डिसीजन मीन्स अगेंस्ट कोई एक्शन लेने का, कोई भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट या कोई कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेने का। तो आई होप आपको सारी रिलेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, सारी तरह से अफेक्ट समझ में आ गए होंगे कि क्या मेमोरेंडम और आर्टिकल किस तरह से अफेक्ट करता है कंपनी, उसके मेंबर्स और साथ ही साथ आउटसाइडर्स को। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को बार बार देखें ताकि और अच्छी तरह से आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो सके।